आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बरतानिया की अदालत ने मफरूद भगोड़े आदिल राजा के खिलाफ ब्रिगेडियर राशिद नसीर का जो डेफेमेशन का सूट था उसका फैसला तो सुना दिया, लेकिन ये फैसला ब्रिटिश कोर्ट की जानिब से अनाउंस होने के बाद अब हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और जो फैसला अदालत की तरफ से सुनाया गया है उस फैसले में क्या कोई कमी रह गई है। एक तो इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और दूसरी जो खबर आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को वजारत आला के ओहदे से हटाकर जो सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बनाने का जो फैसला किया है उस फैसले को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नहीं बल्कि दो झटके लगे हैं। इस खबर की तफसीलात पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। और तीसरी खबर जो सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर की गई दरखास्तों पर जो समाअत हुई है, जिसमें जजेस में तकरार भी हुई है, हल्की फुल्की नोक झोंक भी हुई है, और जो बार एसोसिएशन बार काउंसिल के जो वकील हैं मुनीर मलिक साहब, उनके दो दलाइल पर अदालत की जानिब से जजेस की जानिब से मुनीर मलिक साहब को क्यों आड़े हाथों लिया गया, इस खबर की तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो आदिल राजा के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट ने एक बड़ा और तारीखी फैसला सुनाया है। नाज़रीन, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं, रोज़े रोशन की तरह ये बात आया है कि आदिल राजा बरतानिया की सरजमीन की आड़ लेके वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ, कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ और कौमी सलामती के इदारों के जो अहम शख्सियात हैं, बड़े ओहदों पर बैठे जो ओहदेदारान हैं, उनको टारगेट करता है, उनके खिलाफ कैंपेन चलाता है, उनके खिलाफ प्रोपोगंडा करता है। तो सहाफ़ी अरशद शरीफ के मर्डर के मामले को लेके जो आदिल राजा ने बरतानिया से बैठ के ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ, जब वो हाजिर सर्विस ISI के मुलाजिम थे, पाक फौज के मुलाजिम थे, तो उनकी तरफ से बड़ा ही संगीन और बड़ा ही घटिया किस्म का जो है वो प्रोपोगंडा किया गया, जिस पर ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने उनको सू कर दिया, बरतानिया की कोर्ट में डेफेमेशन का सूट फाइल कर दिया, जो कि जून 2022 में फाइल किया गया था। आज बरतानिया की अदालत ने, आप यूं कहें कि कोई पौने 3 साल के बाद, बल्कि पौने नहीं 3.25 साल के बाद इस केस का जो है वो फैसला सादिर फरमा दिया है, फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। अब फैसला क्या है? फैसला यह है कि जो आदिल राजा ने इल्ज़ामात लगाए थे उन इल्ज़ामात को बरतानिया की कोर्ट ने, हालांकि अगर ये केस यहाँ पे पाकिस्तान की कोर्ट में चलता तो आदिल राजा और आदिल राजा से जुड़े जो एलिमेंट्स हैं वो ये इल्ज़ाम लगा सकते थे, ये आर्गूमेंट ले सकते थे कि पाकिस्तान में तो अदालतें कंप्रोमाइज़ हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, इनसे कुछ भी आप फैसला करवा सकते हैं, लेकिन ये फैसला बरतानिया की अदालत ने किया है। और बरतानिया की अदालत ने आज जो फैसला आदिल राजा के खिलाफ सुनाया है उसमें यह डिक्लेयर किया गया है कि आदिल राजा ने बरतानिया में बैठ के जो ब्रिगेडियर राशिद नसीर पे, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं पाक फौज के, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए वो तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद थे, वो तमाम इल्ज़ामात भोंडे थे, मन घड़त थे, और एक प्रोपोगंडा कैंपेन जो है वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ आदिल राजा ने जब लॉन्च की थी। अब अगर कोई सबूत होता, कोई शवाहिद होते तो आदिल राजा बरतानिया के कोर्ट में रख सकते थे। अब आज के फैसले में जो 3.5 लाख पाउंड का जुर्माना आदिल राजा को किया गया है, मैं ये समझता हूं, वैसे तो जज साहब ने भी कहा कि ब्रिगेडियर राशिद नसीर को कोई एटलीस्ट 5 लाख पाउंड के डेफेमेशन का सूट करना चाहिए था, ज्यादा अमाउंट का जो है डेफेमेशन का केस करना चाहिए था। लेकिन अब 3.5 लाख पाउंड जो है वो पाकिस्तान के रुपयों में अगर कन्वर्ट करें तो 14 करोड़ की ये रकम बनती है। लेकिन मेरे ख्याल से जो एक बात अदालती ऑर्डर में रह गई है, क्योंकि आदिल राजा बड़ा शातिर है, जैसे हम कहते हैं कि मफरूद भगोड़ा, वो बरतानिया में बैठ के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनसे मुख्तलिफ मद में डोनेशन इकट्ठी करता रहता है कि मुझे डोनेशन दे दें, मेरे कोई कानूनी अखराजात आ रहे हैं, मुझे फलां इशू जो है वो दरपेश है, तो लोगों से वो डोनेशन इकट्ठी करता है। मेरे ख्याल से ब्रिटिश कोर्ट में अगर ये बात भी हो जाती कि ये पैसे इसके पर्सनल पॉकेट से लिए जाएं, इनकी पर्सनल पॉकेट से लिए जाएं, डोनेशन की मद में जो पैसे इकट्ठे करते हैं वो पैसे जुर्माने की मद में अदा नहीं होंगे। और फिर इस फैसले के बाद आप देखें ना कि अगर आदिल राजा को जाके ब्रिगेडियर राशिद नसीर जाके सू कर सकते हैं और बरतानिया की सरजमीन पे जाके आदिल राजा के खिलाफ ये केस जीत सकते हैं, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान, जो आदिल राजा ने पिछले दिनों
स्पेस की है जिसमें तालिबान के साबिक तर्जमान एहसानुल्लाह एहसान को लिया गया था, क्या हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से जाके वहाँ पे कोशिशें, इक़दामात नहीं उठा सकती कि एक टेररिस्ट को लेके बरतानिया की सरजमीन इस्तेमाल हुई और आदिल राजा ने वहाँ से एक्स के ऊपर जो है वो स्पेस की है, तो ये तो बरतानिया की सरजमीन जो है वो दहशत गर्दी को प्रमोट करने में इस्तेमाल हो रही है। तो इससे बढ़ के हुकूमत पाकिस्तान के पास पॉइंट क्या हो सकता है आदिल राजा को वहां पे सू करने या बरतानवी अदालत से रजू करके कोई एक्शन आदिल राजा के खिलाफ जो है वो हासिल करने के लिए। वैसे तो हमारे 2 दिन पहले का जो व्लॉग था उसमें हमने ये बात की थी, तो उसके बाद आज़ाद डिजिटल के जो सीनियर सहाफ़ी एंकर हैं अजहर जावेद साहब, उन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पर जाके मुतलका ऑफिस में आदिल राजा के खिलाफ इसी नुक्ते पे कि बरतानिया की जो पॉलिसी है, एंटी टेररिज्म की जो पॉलिसी है, उसके बरखिलाफ जाके एक शख्स बरतानिया की छतरी के नीचे बरतानिया की सरजमीन को इस्तेमाल करके कैसे जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको स्पेस में लेके उनका जो बयानिया है उसको प्रमोट कर सकता है। तो आज बड़ा अच्छा फैसला बरतानिया की कोर्ट ने सुनाया है। अब देखते हैं कि इस फैसले को लेके हुकूमत पाकिस्तान फर्दर क्या एक्शन लेती है। इमरान खान साहब ने अली मीर गंडापुर साहब को ओहदे से हटाने का कह दिया, फैसला दे दिया। गंडापुर साहब ने अपना इस्तीफा भी लिख दिया, लेकिन बदकिस्मती आप ये देखें कि वो गंडापुर साहब जो कभी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कहते थे कि मैं तुम्हें केपी हाउस से निकाल दूंगा, मैं तुझे केपी हाउस इस्लामाबाद से निकाल दूंगा, अब इमरान खान के फैसले के बाद उसी गवर्नर को जिसके खिलाफ बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े सख्त इल्ज़ामात, उनको टारगेट करना, उनको मलाइन करना, तो आज उसी गवर्नर को जो है उनके नाम के साथ अली मीर गंडापुर साहब को रिजाइन करना पड़ा है। लेकिन आज इस्तीफा तो चलें गंडापुर साहब का आ गया और खान साहब ने अपने नए कैंडिडेट सोहेल अफरीदी साहब का ऐलान भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स भी हैं। ये इतना आसान नज़र नहीं आ रहा कि बड़ी आसानी के साथ जो सोहेल अफरीदी साहब हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो वज़ीर आला बन जाएंगे। उनके खिलाफ केसेस हैं और केसेस में बड़े संगीन नोयत के उन पर इल्ज़ामात हैं, लेकिन केसेस को थोड़ी देर के लिए अगर हम साइड पर रखें, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक अलामिया, एक फैसला जारी किया गया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सपोर्ट से जो जीतने वाले उम्मीदवार थे, चाहे वो केपी असम्बली में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी असम्बली में बैठे हैं, वो आज भी आज़ाद हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो मखसूस नशिस्तों में दिया गया, ये आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हो सकते थे। ये आज़ाद अरकान जो हैं ये तहरीक इंसाफ के कंसीडर भी नहीं होंगे, तो इनकी हैसियत आज भी आज़ाद अरकान असम्बली की है, ये मदर पैदर आज़ाद हैं। अब आज़ाद वाली बात को लेके जो इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया है, जो जुनैद अकबर साहब, मैं किसी पीटीआई की मुखालिफ सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, पीटीआई के अपने खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं जुनैद अकबर साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि 22 हमारे पार्टी के एमपीए ऐसे हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं या वो पार्टी के साथ कोई हाथ कर सकते हैं। तो 22 का नंबर तो आ रहा है और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में 53 अपोजिशन के अरकान मौजूद हैं और आपको वज़ीर आला बनाने के लिए 73 वोट चाहिए। ये 22 अगर उस अपने सोहेल अफरीदी के पलड़े में नहीं जाते और ये फर्ज कर लें कि अगर अपोजिशन की तरफ आ गए, तो फिर तो वज़ीर आला भी सोहेल अफरीदी साहब को बनाना आसान ना होगा। और इस पे यानी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद दूसरा झटका जो तहरीक इंसाफ के लिए है, जो खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन है, उसने भी इजलास बुला लिया है। तमाम अरकान को पेशावर में रुकने का कहा गया है और यह भी कहा गया है कि अपोजिशन अलायंस, अपोजिशन जमातें ये फैसला करेंगी और हो सकता है कि अपोजिशन की तरफ से कोई मुश्तरका उम्मीदवार आ जाए वजारत आला के लिए। नाज़रीन, अगर अपोजिशन ये फैसला करती है कि वो अपना कैंडिडेट लेके आएंगे, अपना मुश्तरका कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा झटका है कि जहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी केपी असम्बली में तहरीक इंसाफ की है, अगर अपोजिशन ये रिस्क लेने जा रही है तो किसी बुनियाद पे, किसी बेस पे अपोजिशन इतना बड़ा रिस्क लेगी। वैसे जो गंडापुर साहब का इस्तीफा है, उससे उस इस्तीफे से मुतल्लिक गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना है कि इस्तीफा आएगा, इस्तीफे को पढ़ा जाएगा, अगर उस इस्तीफे में कोई आईनी और कानूनी सुकम हुआ तो फिर इस्तीफा एक्सेप्ट किए बगैर वापस भी भिजवाया जा सकता है। तो ये भी एक इशारा जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने दे दिया है। बात अगर 26 तरमीम की करें, आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है। अदालत के सामने जो नुक्ता रखा है बार एसोसिएशन, बार काउंसिल के वकील मुनीर मलिक साहब ने, एक तो उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 191A है उसको आप नज़रअंदाज कर दें, जो हामिद खान साहब ने कल दलील दी थी
उसी दलील को आज मुनीर मलिक साहब ने दोहराया है। तो बेंच की तरफ से, जजेस की तरफ से कहा गया कि कैसे 26वीं आईनी तरमीम में शामिल किया गया आइन का आर्टिकल 191, उसे कैसे नज़रअंदाज कर दें जब वो आइन का हिस्सा है और उसी आर्टिकल के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपका मुकदमा सुन रहा है। अगर इस आर्टिकल को नज़रअंदाज कर दें तो हमारा अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा, ये आइनी अदालत ख़त्म हो जाएगी, या इस आइनी अदालत में बैठे जो जजेस हैं वो ये केस सुन नहीं पाएंगे। तो कैसे नज़रअंदाज कर दें? तो एक तो ये अदालत में आज नोकझोंक हुई। दूसरा, जस्टिस मुशर्रफ तलाली साहब ने कहा कि देखें, मेरी राय में जब 26वीं आइनी तरमीम चैलेंज है तो 26वीं आइनी तरमीम से पहले वाली जो पोजीशन थी उस पोजीशन पे जाके हमें यह मुकदमा सुनना चाहिए। और मुशर्रफ तलाली साहब ने यह भी कहा कि वो जजेस जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उन्हें उस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। तो इस पर जजेस की जानिब से बड़ा सख्त रद्दअमल दिया गया कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उसका 26वीं तरमीम के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं। वो तो अलहदा एक प्रोसेस के ज़रिए एक कानून मौजूद है, उस कानून में जजेस की तादाद बढ़ाई गई है, तो उन जजेस को तादाद बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले वो अपनी चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वहाँ पे थे, यानी अपनी अपनी हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस थे। तो उनकी क्रेडिबिलिटी पे क्यों बात की जाती है कि वो फुल कोर्ट में बैठ के इन मुकदमात की समाअत नहीं कर सकते? तो अदालत ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि अपने साथी जजेस को हम मलाइन या बदनाम करने नहीं देंगे। दूसरा, जो आयशा मलिक साहब का कहना है, जिस पे आज मुनीर मलिक साहब ने भी एम्फसाइज किया कि जुडिशल ऑर्डर जारी किया जाए, जुडिशल ऑर्डर जारी करके फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दिया जाए, तो फिर फुल कोर्ट बनाना मजबूरी बन जाएगी जुडिशल ऑर्डर की रोशनी में। अब इस जुडिशल ऑर्डर की बेस क्या होगी, बुनियाद क्या होगी, ये जितने भी सवालात चाहे मंदुखेल साहब ने पूछे, चाहे अमीनुद्दीन खान साहब ने पूछे, मोहम्मद अली मदद साहब ने पूछे, इस सवाल का जवाब नहीं आया। इस सवाल का जवाब मुनीर मलिक साहब नहीं दे सके कि जुडिशल ऑर्डर की बेस क्या होगी। अगर अदालत में बैठे जजेस इतने बाख्तियार हैं, इतने वसी उनके अख्तियारात हैं, तो फिर मेरे ख्याल से हामिद खान ग्रुप जो कि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ वहाँ पे बैठा है, उसको फिर यह चाहिए कि बजाय इसके कि आप ये ऑर्डर हासिल करें आइनी बेंच से कि आप फुल कोर्ट बनाने का ऑर्डर कर दें, आप फिर इमरान खान अपने आइनी बेंच से ये कहें कि इमरान खान को जेल से रिहा करने का और जेल से रिहा करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने का हम हुक्म देते हैं। फिर आइनी बेंच के सामने ये बड़ा जुडिशल ऑर्डर जो है वो करने की आप इस्तदा करें। ये छोटी इस्तदा फिर आप क्यों करते हैं कि फुल कोर्ट बना दें जो आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करें। नाज़रीन, एक बात जो क्लियर है, एक बात जो वाज़ेह है, जिसको समझने की ज़रूरत है कि 26वीं आइनी तरमीम जो पास हुई उसके बाद जो याह्या फरीदी साहब हैं वो बेनिफिशरी हैं उस 26वीं आइनी तरमीम के तहत, वो चीफ जस्टिस बने हैं। और जो मुतासरा फरीक हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं। अगर बेनिफिशरी बेंच में नहीं बैठ सकता तो मुतासरा फरीक भी नहीं बैठ सकता। और बार बार अदालत के सामने कहना कि आर्टिकल 191A को नज़रअंदाज करके आप फुल कोर्ट तश्कील दे दें, तो ये ऐसे ही है कि अदालत के सामने ठहरे जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि आप आइनी तरमीम को ऑर्डर किए बगैर, आप आइनी तरमीम को सस्पेंड किए बगैर आप जुडिशल ऑर्डर दे दें। यानी एक तरीके से आप 26वीं आइनी तरमीम को सस्पेंड करके ये मुकदमा सुनें। नाज़रीन, ऐसा हो नहीं सकता। ना कानून सस्पेंड हो सकता है, ना कानून का कोई आर्टिकल सस्पेंड हो सकता है। तो आइनी तरमीम के किसी आर्टिकल को सस्पेंड करना या नज़रअंदाज करना वो तो बड़ी दूर की बात है। वैसे तो मुनीर मलिक साहब ने यह भी कहा कि 26वीं आइनी तरमीम का केस अगर डिसाइड होता है, एडवर्स डिसाइड होता है और कलअदम करार पाती है, तो जो जज 26वीं आइनी तरमीम के बाद आए हैं उन्हें घर जाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, उनको कैसे घर जाना पड़ेगा? वो तो 26वीं आइनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज बने ही नहीं, उनका तो 26वीं आइनी तरमीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। और इसका जवाब दिया मंदुखेल साहब ने कि वो आए हैं कानून के तहत, और अगर 26वीं आइनी तरमीम कलअदम हुई तो पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे। और इस बात से मैं आपको एक और चीज़ पे बता दूं कि अदालत ने फिर ये भी इंदिया दे दिया है कि अगर 26वीं आइनी तरमीम कलअदम हुई तो मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे किसी सूरत में। याह्या फरीदी साहब चीफ जस्टिस बन चुके हैं, ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अगर 26वीं आइनी तरमीम, नाज़रीन, मंदुखेल साहब के दलाइल का अगर हम एनालिसिस करें तो याह्या फरीदी साहब भी चीफ जस्टिस रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 26वीं आइनी तरमीम सेटिस्फाइड करार पाए और उसके बाद जो है मंसूर अली शाह साहब जो है ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।